बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल स्पेशलिस्ट, होम्योपैथिक मेडिकल स्टूडेंट्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और तमाम शोबे से मुंसलिक इस महफ़िल में जो लोग बैठे हैं उनको अस्सलामु अलैकुम। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है इस महफ़िल के हवाले से कि इस महफ़िल में इतने सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल स्पेशलिस्ट बैठे हैं कि जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारी ये बदकिस्मती है कि हम इनसे रुजू नहीं करते, जिसकी वजह से कराची के अंदर होम्योपैथिक नापेद होती जा रही है। आज का जो मौजू है मेरा वो होम्योपैथी के साथ फ़र्स्ट एड और इमरजेंसी ट्रीटमेंट का है। बड़ा मुनफरिद मौजू है होम्योपैथी के लिए कि फ़र्स्ट एड होम्योपैथी के साथ या इमरजेंसी होम्योपैथी के साथ, ये दो बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं कि इस पूरे पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली कराची के अंदर इतना अभाम पाया जाता है, पढ़े लिखे लोग हों या किसी भी तबकात के लोग हों, कि होम्योपैथी जो है एक तो वैसे ही बहुत स्लो इलाज है, जो एक कॉन्सेप्शन है, जो एक आइडिया है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि जी जब होम्योपैथिक इतना स्लो ट्रीटमेंट है या इतना सुस्त रवि का शिकार है, तो फिर होम्योपैथी के साथ फ़र्स्ट एड और इमरजेंसी कुछ बात हज़म नहीं होती है। लेकिन मैं अपने आज इस स्पीच से इसको साबित कर दूंगा कि हकीकत जो है वो कुछ और है। वो एक अलहदा बात है कि आज से पहले इस मौजू के ऊपर कराची या पाकिस्तान में कभी मुफस्सल या तफसील के साथ लेक्चर का इनेकाद नहीं किया गया। देखिए, होम्योपैथी के अंदर सब कुछ मौजूद है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो इल्म की, डॉक्टर्स की और ट्रेनिंग क्लिनिकल फोरम की, कि जब हम DHMS पास करके निकलते हैं तो वो इतने ब्लाइंड होते हैं कि DHMS से पहले जो कुछ हम देख रहे होते हैं वो DHMS करने के बाद तो इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, जो जिस तरह से काम कर रहा है उसको करने दें। अतीक अंसारी जो काम कर रहा है वो करता रहेगा। फर्स्ट एड, फर्स्ट और एड यानी पहली तिब्बी मदद, अगर मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताऊं तो वो ज़रूरी है आपके लिए कि 1854 यानी 1854 एक जर्मन सर्जन साइंटिस्ट, नाम है उनका फ्रेडरिक हार्श मार्च, जिन्होंने 1854 के अंदर फर्स्ट एड पे इतनी रिसर्च की कि हैर्स मार्च के नाम से बैंडेज ही उनके नाम से मंसूब कर दी गई। फिर वहां से जो फर्स्ट एड कैप्चर्ड हुई एलोपैथिक तरीक़े इलाज के अंदर, तो आज तक मौजूद है। हमने इस पर काम क्यों नहीं किया? हमने इस पर रिसर्च क्यों नहीं की? हमने इस पर स्टडीज क्यों नहीं की अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान? या हमें क्यों नहीं सिखाया गया? बहुत सारे सवालात होते हैं, सारे सवालात के जवाब आपको दूंगा मैं यहां पे। देखिए, फर्स्ट एड के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कवायद हैं, कुछ ज़वाबित हैं
जिसकी बुनियाद के ऊपर फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की जाती है। देखिए, फर्स्ट एड से ज्यादा जो है वो फोकसिंग है मैनेजमेंट के ऊपर कि हाउ टू मैनेज ऑफ अ सीरियस पेशेंट, हम कैसे करें। मेडिसिन या मेडिकेशन की बात जो है वो बाद में आती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि फर्स्ट एड आप मेडिसिन के जरिए ही दें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप मेडिसिन के साथ साथ जितनी इमरजेंसी से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं उसकी, उतनी ही जल्दी जो वो पेशेंट जो है वो स्टेबल होगा। मैं कुछ प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं फर्स्ट एड और इमरजेंसी के हवाले से, और पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा, आपको लेक्चर दूंगा। फिर उसके बाद आपसे इंशाल्लाह यहां पे सवाल और जवाब भी होंगे जो आपके जहनों के अंदर हैं। देखिए, एक अजीब सा कॉन्सेप्शन है होम्योपैथी के हवाले से लोगों में कि भाई अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर है 104, 105, तो पेशेंट एक तो बहुत मुश्किल से हमारे पास आता है, और जब आता है तो उसके जहन में इतने सवालात होते हैं कि क्या डॉक्टर साहब 2 घंटे में ये बुखार उतर जाएगा मेरे बच्चे का, या XYZ कोई भी है, तो क्या कोई ऐसी मेडिकेशन हमारे पास है जो 104, 105 हाइपर पैरिक्सिया यानी हाई ग्रेड फीवर को 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर उसको नॉर्मल या उसको 102 या 103 पर लेकर आए। इस पर भी बात होगी अभी। ये इतनी इमरजेंसी केस नहीं है, या ये वो फर्स्ट एड नहीं है जिसपे कि बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटिंग है। मैं फर्स्ट एड और इमरजेंसी के हवाले से लाइफ थ्रेटिंग की बात करूंगा आपसे, और उस पर सबसे नंबर 1 जो टॉपिक है वो है ब्लीडिंग यानी हैमरेज। क्या आप लोगों को जहनों में ये सवाल कभी आया है कि सीवियर हैमरेज या सीवियर ब्लीडिंग का पेशेंट कभी आपके क्लिनिक पर आया है? मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपने उसको रेफर कर दिया होगा, या फिर ये कहा होगा कि भाई ये बैंडेज का केस है या ड्रेसिंग का केस है, आप हॉस्पिटल में जाएं या आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। आमतौर पर ऐसे ही होता है। तो क्या हम होम्योपैथी के हवाले से इस ब्लीडिंग को मैनेजमेंट नहीं कर सकते, कंटेन नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते? तो इसके लिए आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। जितनी चीजें मैंने आपको बताएंगे आपको सीखना पड़ेगा, आपको उस्ताद की शागिर्दगी इख्तियार करनी पड़ेगी। जो कराची के लेजेंड्स हैं उनके पास आपको जाना पड़ेगा। खुद साख्ता तौर पे 4 साल DHMS करने के बाद आप कोई रॉकेट साइंस नहीं बन जाते कि जिंदगियों से खेलना शुरू कर दें। क्या पहले ही कम बदनाम है होम्योपैथी कि मजीद इसको बदनामी की तरफ हम लेकर जाएं? हम सब ही कर रहे हैं, हम सब इसके जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, अब ब्लीडिंग की मैं आता हूं कि ब्लीडिंग कितनी तरह की होती है। देखिए, एक होती है इंटरनल ब्लीडिंग, एक होती है एक्सटर्नल ब्लीडिंग, और एक थर्ड जो टाइप है वो बहुत खतरनाक है। वो ये है कि इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। हमें यहां पर यह देखना है कि डायग्नोसिस जो है वो आपकी बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए कि विच कॉजेज बिहाइंड टू प्रोमोट हेमरेज और ब्लीडिंग of the different anatomical orifices of the part of the human body। ये बहुत ज़रूरी आपने इसको कंसिडर करना है। अगर आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो आप किसी भी किस्म की ब्लीडिंग या हेमरेज को मैनेज नहीं कर सकते। अभी मैंने स्टॉप की बात नहीं की आपसे, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी क्योर की बात आपसे नहीं की है क्योंकि हम फर्स्ट एड यहां पर दे रहे हैं, तो फर्स्ट एड के हवाले से हमने बात करनी है। अच्छा, अब ब्लीडिंग को हमने ये देखना है कि अगर वो किसी बॉडी के नेचुरल ऑरिफाइसेस से अगर ब्लीडिंग हो रही है, यानी मिसाल के तौर पे नोज, ईयर, आई, माउथ, विजाइना, रेक्टम, यूरिथ्रल ऑरिफाइस, ये वो नेचुरल ऑरिफाइसेस हैं। अगर इनसे ब्लीडिंग होती है
आपने सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। अभी आप कॉज में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए ब्लीडिंग एक ऐसी थ्रेटिंग कंडीशन है जो कि एसिम्प्टोमेटिक होती है या सिम्टम लेस होती है। तो वहां पर होम्योपैथ के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होम्योपैथ जो है वो बिल्कुल लकीर की फकीर की तरह जो नॉट द डिजीज। सर यहां तो कोई भी सिम्टम नहीं, यहां तो सिर्फ एक सिम्टम ये आ रही है कि हैवी ब्लीडिंग है, पेशेंट कोई सिम्टम नहीं दे रहा आपको। हाउ टू मैनेज अबाउट दिस हेमरेज और सीवियर ब्लीडिंग, कैसे करेंगे हम आप इसको? अच्छा, ये तो हो गई आपकी वो ब्लीडिंग जो कि नेचुरल ऑरिफाइसेस से हो रही है। अब सेकेंडली अगर हम बात ये करते हैं कि कट्स, यानी कहीं पे कट लग गया है, इंसीजन है, वुंड्स है, तो वहां पर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? दूसरा सवाल यह पैदा होता है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट मैं आपसे बताना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं इमरजेंसी और फर्स्ट एड के हवाले से, यानी पेन्स, दर्द, कि अगर कहीं भी बॉडी के अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल पेन हो रहा है तो हाउ टू मैनेज, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए दर्द एक वो है जो नजर नहीं आता, ये फेक भी हो सकता है। ये डिटेक्शन आपने करनी है कि ये कौन सा दर्द है और उसकी वजूहात क्या है। यहां पर आप सिम्प्टोमेटिक किसी भी डिजीज की कंफर्मेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी एंड एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द पेन। अगर आप सिम्टोलॉजिस्ट हैं, माहिर है, अलामात हैं, तो बड़ी आसानी हो जाती है, और अगर आपने पैथोलॉजी पढ़ी हुई है तो मज़ीद आसानी हो जाती है, और अगर ये दोनों आपने पढ़ी हुई है तो फिर आपसे बेहतरीन होम्योपैथ फर्स्ट एडर कोई नहीं है। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, अब हम तीसरी तरफ आ जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक है, जो बहुत ही ज़्यादा थ्रेट लाइफ है, हार्ट अटैक। समझ ही नहीं आता होम्योपैथ के दीजिए हार्ट पे अटैक हुआ या अटैक हम पे हुआ है। बहुत मुश्किल है इसको मैनेज करना कि हम इसको कैसे मैनेज करें हार्ट अटैक को। चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना या कोमे में चले जाना, या जिसको हम स्ट्रोक भी कह लेते हैं, जो चाहें आप इसको कह लें। कि अगर कोई भी पेशेंट फेंट हो जाता है या स्ट्रोक है उसको, या वो कोमे में चला जाता है, या वो सडन बिल्कुल बेहोश हो जाता है, अनकॉशियस हो जाता है, तो होम्योपैथी वहां पे क्या करेगी? जहन में ये रहना चाहिए कि वो जो स्ट्रोक है वो एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम्स नहीं है उसके अंदर। तो होम्योपैथ क्या करेगा वहां पे? तो होम्योपैथ तो कहते हैं ट्रीट द सिम्टम्स नॉट द डिजीज। तो भाई इस फार्मूले को कब तक लेके चलेंगे हम लकीर की फकीर की तरह? भाई छोड़ दें इसको। कुछ मेडिकल साइंस के अंदर बहुत सारी बेहतरी आ रही है, अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं कुछ बेहतरी ले आए अपने इस पैथी के अंदर, ताकि कुछ आने वाले होम्योपैथ को हम कुछ बेहतरी दे सकें। उसका कैसे इलाज करेंगे इस पे भी बात होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्या है टॉपिक कि डिफिकल्ट ब्रीथिंग, ऑक्सीजन की कमी, चाहे उसको मेडिकल टर्म में आप डिस्निया कह दें और थोपनिया कह दें, डिफिशिएंट ऑक्सीजन कह दें, आप जो चाहें कह दें उसको। आप वहाँ क्या करेंगे हम? अभी डॉक्टर आबिद अली ने फरमाया कि जी कार्बोवेज पे बात हो रही थी, जीआईटी के हवाले से कार्बोवेज पे बात हो रही थी। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कब तक कार्बोवेज का सहारा लेके हम सांस बहाल करते रहेंगे मरीज़ का? अब तो कार्बोवेज भी रेसिस्ट कर गई है, नहीं काम आती है।
क्या दूसरी अद्वियात होम्योपैथी के अंदर मौजूद नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑक्सीजन उसको ना दें, बिल्कुल दें, लेकिन जब जो फर्स्ट एड है घर से या क्लिनिक से उसको ले जाने के दौरान तो आपने उसको फर्स्ट एड मैनेजमेंट करनी है ना। हमसे तो बेहतर वो एम्बुलेंस वाले हैं जो आधे डॉक्टर होते हैं, वो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं वो। पर हम तो कहीं भी नजर नहीं आते, हम तो सिर्फ एम्बुलेंस में जाके आराम से बैठ जाते हैं और उन पर तनकीद करते हैं, ऐसे ना करो, ऐसे, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। और मजीद आपको बता रहा हूं, फिश स्प्लिंटर यानी मछली का कांटा अगर हलक में फंस जाए तो क्या होम्योपैथ 2 दवाओं के अलावा जानता ही नहीं है? और इतने टोटके वो कर देता है, कभी रोटी खिला देता है, कभी शहद पिला रहा है, कभी क्या करवा रहा है, बिल्कुल उसमें भी रिलीव है, मैं इससे इनकार नहीं करता। तो प्रॉपर उसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? देखिए, खतरा ये नहीं है कि जो फिश स्प्लिंटर है या जो फिश बोन है वो एसोफेगस में फंसी हुई है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर वो लैरिंग्स या ट्रैकिया को उसने अगर चीर दिया या एम्बेडेड हो गई तो खतरनाक वो बात है, क्योंकि अगर वो ट्रैकिया को इंजर्ड कर रही है तो फिर आपको सीवियर सफोकेशन होगी, फीवर आना शुरू हो जाएगा आपको। वहां हम क्या करें? एक ही दवा है हिपरसल्फ। अरे अगर हिपरसल्फ फेल हो गई तो फिर क्या करेंगे? सिलिशिया दे देंगे भाई। यानी एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते चले जा रहे हैं और पेशेंट जो है उसकी कंडीशन जो है वो टाइम बाय टाइम डिस्टर्ब होती जा रही है। और अल्टीमेटली फिर वो जाहिर है कि एम्बुलेंस में डाल के या भाई हॉस्पिटल लेके जाओ। देखिए, एलोपैथिक में भी ऐसा नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि जी फिश स्प्लिंटर की बोन को एलोपैथिक को रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी वो भी नहीं करेंगे, वो भी डिफरेंट आपको टिप्स ही देंगे। तो यहां पे हम और वो तकरीबन इक्विवेलेंट ही हैं। हां, अगर लैरिंक्स के अंदर या फेरिंक्स के अंदर अगर वो फिश बोन जाके फंस जाता है तो फिर वो ये देखते हैं कि भी पहले एक्सरे करवाएं, उसके बाद अगर वहाँ पे ज़रूरी होता है तो फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ आते हैं। ऐसा नहीं है, पहले वो भी बहुत कोशिश करते हैं कि जी वो मेडिसिन दें या कोई ऐसी फर्स्ट टिप्स दें या कुछ ऐसी मैनेजमेंट करें कि वो जो फिश स्प्लिंटर है वो निकल जाए। अच्छा, अब हमारे पास एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो फिश स्प्लिंटर पे ट्रैकिया या एसोफेगस या नेक का वो एक्सरे करा के आ रहा है तो मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफिल, उसको पढ़ेगा कौन? और अगर उसको पढ़ भी लिया तो वो समझ नहीं आ रही है, समझ में आ भी गई तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये भी फर्स्ट एड मौजूद है कि हम इसको कैसे मैनेज करें, इस पे भी मैं बात करूंगा। हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन सी एक डिजीज है कार्डियोवास्कुलर की। हर दूसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर का मरीज नजर नहीं आता है हमें कराची में। कैसे इसको भी मैनेज करें हम कि अगर बहुत नीचे का डायस्टोल या ऊपर का सिस्टोलिक उसका बहुत ज़्यादा हाई है या दोनों ही हाई हैं, तो हाउ टू मैनेज। एक बड़ी अच्छी सी बात है जो बहुत मशहूर है एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे, इनके एक बड़ी मशहूर और मारूफ दवा है एंजीसिड, जो कि ज़बान के नीचे रख दी जाती है और एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर या हार्ट अटैक के अंदर वो बहुत ही हाईली इफ़ेक्टिव है। और एक अरसे दराज से, मैं जब छोटा था उस वक्त से सुनता चला आ रहा हूँ। तो ये होम्योपैथिक में एंजीसिड कौन सी है? कोई ऐसा डॉक्टर है जिसने होम्योपैथिक के अंदर एंजीसिड बना दी है? इस पर भी बात करूँगा, वो भी बताऊँगा मैं आपको कि भाई मैं इनके इक्विवेलेंट ही हूँ, इनके इक्विवेलेंट हो। दवाएं हमारे पास मौजूद है, होम्योपैथ मौजूद नहीं है कि उसको कहाँ पे ट्रेनिंग देनी है, उसको कहाँ पे हमने यूज़ करना है। हम सिर्फ सरफेस की मेडिसिन को पढ़ लेते हैं
और लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। हम तो सीखना ही नहीं चाहते, बिल्कुल सीखना नहीं चाहते, और जो सिखाना चाहता है उसको अलग तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये सिखा क्यों रहा है होम्योपैथी के अंदर, ये अच्छी बात क्यों बता रहा है होम्योपैथी के अंदर, ये रौनकें क्यों नहीं बहाल करवा रहा महफिल के अंदर। तो होम्योपैथी तो सिर्फ जो है वो रौनकों में उलझ कर बंद होकर रह गई है। एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। हाई ग्रेड फीवर की मैंने बात की, अब मैं यहां पे अपने लेक्चर को थोड़ा सा कम करता हूं। अच्छा, एक पेशेंट अभी हमारे पास और भी बहुत हमारे पास फर्स्ट एड्स हैं कि अगर हमारे घर के अंदर कोई बच्चा केरोसिन ऑयल, हम क्या करेंगे, डिटॉल पी ले, चूहे मार की दवाएं खा ले, वो है हमारे पास इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी के अंदर कि हमने करना क्या है, इस पे भी बात करेंगे हम अभी। देखिए, अब मैं ट्रीटमेंट की तरफ आ रहा हूं कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कैसे करें। देखिए, एक बात मैं बहुत वजाहत के साथ आप लोगों के जहन में ये नक्श करा देता हूं और बहुत तवज्जो से सुने मेरी इस बात को। पहली बात यह है कि होम्योपैथिक सिलेबस के अंदर जो माइनर सर्जरी का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ थ्योरी की हद तक मौजूद है। आज तक इन 50 सालों में हम माइनर सर्जरी की तरफ भी नहीं आ सके। अब होम्योपैथिक के अंदर जब माइनर सर्जरीज नहीं होती हैं तो इलाज और भी डिफिकल्ट होता चला जाता है कि हम उसको मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्योर और कंट्रोल तो बहुत दूर की बात आती है। होम्योपैथी के अंदर जो सबसे पहली बात है वो ये है कि नॉन इंस्ट्रूमेंटल, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि होम्योपैथी के अंदर जो फर्स्ट एड और इमरजेंसी का ट्रीटमेंट है उसमें पहली जो एक लाइन है या जो पहला उसूल है नॉन इंस्ट्रूमेंटल, और नंबर 2 क्या है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स। इन दोनों को हटाने के बाद अगर कोई होम्योपैथ किसी भी फर्स्ट एड या इमरजेंसी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, तो ये कमाल फन है, क्योंकि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं ले रहे, ना हम सर्जरी कर रहे हैं। तो ये होम्योपैथी के लिए एक बहुत बड़ी एजाज की बात है कि नॉन इंस्ट्रूमेंटल, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स को हम मैनेज कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं और शिफायाब कर रहे हैं मरीज को। अच्छा, अब यहां पे मेरा टॉपिक खत्म हो गया इस हवाले से। आपके सवालों के जवाब के बाद जो है फिर मैं, क्योंकि आज 4 फरवरी है और इस हवाले से पूरे वर्ल्ड के अंदर कैंसर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो इंशाल्लाह 5-6 मिनट में इस पर भी बात करूंगा, होम्योपैथी विद कैंसर, कि जी क्या होम्योपैथी के अंदर कैंसर जो है मैनेजमेंट है, कंट्रोल है या क्योर है। इस सिलसिले में भी आपसे मेरी बात होगी। अब मैं तमाम जितने भी हाजरीन मोअज़्ज़ज़ हाजरीन महफिल है मेरे, तो वो जो चाहें मुझसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मुझे है मतलब एक प्रॉब्लम है कि रात को जब हम बाज़ औक़ात में सोता हूँ ना, तो मतलब पेन होता है, लेकिन पाँव में, कभी हाथ में, कभी पाँव में, अच्छा। कभी इसमें, कभी उसमें एक पेन ऐसा है। वो पेन ऐसा है कि मतलब दबाने से वाला से रिलैक्स नहीं होता, मतलब दबाने से नहीं जाता। तो उसमें मुझे बाज़ औक़ात तो इतना वो अजीब हो जाता है मेरे लिए कि मुझे जो है ना रस्सियाँ बांधने पड़ती हैं टांग में, तो मुझे बड़ा रिलैक्समेंट मिलता है, तो फिर मैं सो जाता हूँ। तो मैंने मतलब इसलिए पूछा, मैंने कहा देखिए इसके लिए जो है तशरीफ़ रखें आप। इसके लिए जो सवाल आप लोगों ने सुन लिया कि मोहतरम ने जो सवाल किया है, देखिए इसमें दो आपके इस सवाल में दो जवाब आते हैं। तो पहला जवाब तो ये है कि जो एक मसल्स का प्रॉब्लम है आपको, जो पेन आप करते हैं, तो इसके अंदर एक टेस्ट होता है CPK, ठीक है, क्रिएटिनाइन फॉस्फोकाइनेज, ये आप टेस्ट कराइए। अगर ये टेस्ट नॉर्मल आ जाता है तो फिर तो कोई भी ख़तरे की बात नहीं है, क्योंकि ये मसल्स को डीफॉर्म करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। हाँ, और अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और दूध ज़्यादा पिए, क्योंकि दूध जो वो टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है, और दूध आप नहीं पीते वो आपका चेहरा बता रहा है, चेहरे को देख के मैंने डायग्नोस कर दिया,
ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई और साहब जो जी माइक, हाँ सर बैठ आपने जा थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हाँ सर, आपने अभी सवाल बताया था कि हार्ट अटैक के बारे में, तो उसकी फर्स्ट मैनेजमेंट किस तरह होगी, मेडिसिन तो हटा के, ठीक है, एलोपैथ medicine, को ठीक या है, और दूसरी बात ये, एक चीज़ ये इसमें ये पूछने के आया, ये पता चलना चाहिए कि ये वाकई इसको हार्ट प्रॉब्लम हुई है या कोई और मसला है। ये किस तरह हम डायग्नोज करेंगे कि ये इसको हार्ट का ही अटैक हुआ है या अंजाइना का हुआ है या CHD है, जो भी है, फिर हम इसको मैनेज किस तरह करेंगे एम्बुलेंस के आने तक या हॉस्पिटल पहुँचाते हैं तक। ठीक है, 4-5 सवाल हो गए आपके, जी, जी। 1 बाय 1 दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो आपका पहला सवाल है वो ये है कि हाउ टू कंफर्म ए हार्ट अटैक और नॉट हार्ट अटैक। ठीक है, उससे पहले मैं आपको फर्स्ट एड बताऊंगा, वो हम बाद में बात करेंगे, वो अगर इतने बताऊंगा तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, तो फर्स्ट एड पहले हमने देना है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त उसका एक मेथड है CPR। ठीक है, तो देखिए बात ये है, ये नहीं है कि CPR हमें पता है कि कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन ये सबको पता है, पर हाउ टू अप्लाई, उसका मेथड क्या है। होम्योपैथ को उसके मेथड को हमने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है फर्स्ट एड पे। तो क्या एक होम्योपैथ में इतनी हिम्मत है कि वो एक स्ट्रोक के पेशेंट को CPR करने की सलाहियत रखता है? तो हमें पहले CPR मेथड को सीखना पड़ेगा और खामखा अपने घर में वो मेथड अप्लाई करें, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा सिलसिला हो जाता है, कोई ऐसा मरीज़ आपके पास आता है, तो फिर CPR हम करें। पहला सवाल का जवाब हो गया क्लियर। अच्छा, उसका मैं मुख्तसर से बता दूं क्या है कि पेशेंट को बिल्कुल लिटा दें आप, सही है, पेशेंट को बिल्कुल आप स्ट्रेट लिटा दें और लिटाने के बाद क्या करें कि उसकी बॉडी को रेस कर दें, यानी ऊपर उसको उठा दें। ठीक है, ये तो एक अभी बता रहा हूँ कि ये हमें नहीं पता कि अभी हार्ट अटैक है। ठीक है, और उसके साथ क्या है कि उसको मोर देन 5 टाइम्स 7 टाइम्स या 10 टाइम्स जो है वो आप उसके चेस्ट को कंप्रेस करें, उसको कैप कहते हैं हम, CAB। तवज्जो से ज़रा सुने मेरी बात, बहुत डेलिकेट बात कर रहा हूँ कि उस पूरे प्रोसीजर्स को हम कैप कहते हैं, यानी CAB। C का मतलब होता है कंप्रेस, ठीक है, और A का मतलब होता है कि जो उसके एयर पैसेजेस हैं आपने उसको क्लियर करना है, यानी उसकी डायलेटेशन करनी है। ठीक है, तो ये हमें वहां पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब सवाल आपने ये किया था कि जी हाउ टू डिटेक्ट, बहुत मुश्किल काम है ये। हमने उसकी 3-4 चीजों को बैक वक्त करना है। एक तो ये कि हम उसकी पल्स रेट को देखें। अब पल्स रेट के अंदर ब्रेडिकार्डिया है या टैकीकार्डिया है। अब ये जो दो मैं आपको जुमले मेडिकल टर्म के इस्तेमाल कर रहा हूं, ये होम्योपैथ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। फिर उसकी आई को आपने चेक करना है कि आई की जो उसकी पुतली है वो डायलेट हो रही है नहीं हो रही है। स्वेटिंग को चेक करना है, उसकी कोल्डनेस को चेक करना है, उसकी बॉडी को, उसके ब्लड प्रेशर को आपने फौरी तौर पे मेंटेन करना है या आपने चेक एंड बैलेंस करना है। ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट एड के अंदर आती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इन केस अगर उसको डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, जैसे हम मेडिकल टर्म में डिस्निया कहते हैं, तो वहाँ पे आपने ये करना है कि एक तो चेस्ट को आपने स्टर्नम को, यानी मैं एनाटॉमिकल बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ कि स्टर्नम को आपने दोनों हाथों से प्रेस करना है 1 to 7 टाइम्स। अच्छा, इससे भी अगर उसकी डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग जो है अगर वो बहाल नहीं हो रही है, तो आपने अपने माउथ से उसके माउथ में बहुत प्रेशर से ऑक्सीजन देनी है और नाक को बंद करना है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम आ जाता है जो कि हम फर्स्ट एड कर रहे हैं। अच्छा, अब आपका तीसरा सवाल ये था कि हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं कि स्वेटिंग है, चेस्ट पेन उसको होगा, और देखिए एकदम से फेंट हो जाएगा, वो एकदम से गिर जाएगा, डिफिकल्ट ब्रीथिंग होगी उसको, ब्रेडिकार्डिया या टैकीकार्डिया, यानी स्लो पल्स रेट या हाई पल्स रेट, ये दोनों हो सकती हैं। अच्छा, अब अगर वो थोड़ा सा कॉशियस है तो आप उससे ये पूछें कि चेस्ट पेन हो रहा है, तो जैसे अब आपने एंजाइना की बात की, तो मैं एंजाइना की कंफर्मेशन बिल्कुल आपको एनाटॉमिकल और पैथोलॉजिकल पार्ट्स और सिम्टम्स बता रहा हूं कि पेन स्टार्ट हार्ट जहां पे है, जहां पे दिल हमारा होता है। मैं लेफ्ट
दिल वालों की बात कर रहा हूं जिनके दिल लेफ्ट की तरफ होते हैं, मैं राइट वालों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये जहन में रखें। मैं डेक्स्ट्रोकार्डिया की बात नहीं कर रहा हूं, यानी वो इंसान जिनका दिल लेफ्ट साइड पर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो पेन स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट, यानी स्टर्नम, यानी दिल से शुरू होगा, जहां पे दिल की एपेक्स नोक होती है आपकी नीचे, एपेक्स जिसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल में, वहां से मैं एक्टिंग करके बता रहा हूं, वहां से स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद ये आपके लेफ्ट शोल्डर में जाएगा और स्लाइटली पीछे जाएगा, कि फिर ये आर्म्स के अंदर आएगा आपके, और आर्म्स के जाके ये जो हाफ हिस्सा है यहाँ का, ये हाफ हिस्से में जाएगा और ये आप जो लेडी फिंगर है और जो इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे पेन जो है वो सेटल हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल इसके साथ साथ ये जो आपका लेफ्ट हिस्सा है, जॉ है आपकी, लेफ्ट जॉ है, लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हेड है, ये अफेक्टेड होगा, इस पे पेन हो सकता है, जरूरी नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको पेन यहां पे बताऊं कि एंजाइना का पेन किस तरह का होता है। कंस्ट्रिक्शन, अब थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन को मेरे लिए उर्दू में बताना ज़रा मुश्किल है, तो कोशिश करता हूं कि कंस्ट्रिक्शन को इस तरह से समझ लें कि कोई चीज़ सुकड़ रही है या कोई चीज़ चुभ रही है। कोई डॉक्टर साहब सही मैंने डेफिनेशन की कंस्ट्रिक्शन की, तो उर्दू ज़रा सा नहीं आ रही पा रही है, तो मैं तो बता रहा हूँ कि कंस्ट्रिक्शन जो है वो प्रोमिनेंट है, तो दैट मीन्स कि ये फिर जो है वो आप एंजाइना की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपने फ़ौरन जो है उसको ट्रीटमेंट करना है। आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मेडिसिन पूछ रहे हैं तो मेडिसिन भी बता दूंगा। बहुत मशहूर और मारूफ दवा है हमारी, बाज़ दफ़ा बड़ी फेल हो जाती है, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। दिल को भी मालूम है कि जी जनाब ये मुझे कैक्टस देंगे और मैंने इनके हार्ट अटैक को और बढ़ाना है, तो सर वो इम्यून हो गई है, 226 साल पहले की वो दवा बनी हुई है, कैक्टस छोड़ दें, अब कुछ और बहुत सारी दवाएं हमारे पास मौजूद हैं, आइए हमारे पास, आपको बताएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी मैनेजमेंट करेंगे ये। और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन करने वाले कोई नहीं है। हाँ जी जी डॉक्टर, जी बिल्कुल सर, वो एक मिनट बैठ जाए सर, बैठ जाए। एपिलेप्टिक डिसऑर्डर्स में जो फिट्स पड़ते हैं अमूमन, ये उसमें हम फर्स्ट एड में क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं और कौन सी हमारे पास दवा है जो उसमें मददगार साबित हो सकती है? प्रोफेसर साहब ने सवाल ये किया है कि एपिलेप्सी के अंदर एपिलेप्सी के जो फिट्स होते हैं उसमें हम हाउ टू मैनेज, हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। तो एक बात बड़ी वजाहत कर देना चाह रहा हूँ कि देखिए एपिलेप्सी में फिट्स नहीं होते, सीजर्स होते हैं, SEIZURES, क्योंकि फिट्स तो बुखार में भी पड़ते हैं, फिट्स शॉक्स में भी पड़ जाते हैं, तो जहाँ पे मेडिकल टर्म सीजर्स आ जाती है SEIZRES, तो ये इस बात को कंफर्म कर देती है कि ये अब एपिलेप्सी की बात हो रही है, ठीक है। पहले तो ये थोड़ा सा मैं आपको करा दूं। अच्छा, अब आपने ये मुझसे पूछा कि हम उसको मैनेज कैसे करें। बड़े खुराफात हैं इसको मैनेज करने के हवाले से, ये जूता सुंघा दें, कोट सुंघा दें, ये सुंघा दें और मोज़ा सुंघा दें और ना जाने क्या क्या। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। देखिए इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, अगर एपिलेप्सी के फिट्स हैं तो इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। परेशानी हमारी है कि हाउ इट इज़ सीजर ऑफ एपिलेप्सी और नॉट। तवज्जो हमने इसको देनी है। उसके साइन सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको पता लगेगा, फिर ट्रीटमेंट भी बताता हूं, मैनेजमेंट भी बताता हूं। क्या है कि आईबॉल जो है आपकी अपवर्ड हो जाएंगी, आईबॉल अपवर्ड्स की तरफ हो जाएंगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है एक हो जाए एक बंद हो। फिर क्लेंच हो जाएंगे, क्लेंच ऑफ द हैंड्स ऑफ द फिंगर्स, हाथ पांव आपके टेढ़े हो जाएंगे। तीसरी बहुत प्रोमिनेंट इसकी जो साइन है वो ये है कि जो आपकी जबान है वो दांतों के दरमियान आकर बंद हो जाएगी या कट जाएगी, ठीक है। फोर्थ, लॉक जॉ, मुंह आपका बंद, आपके जो जबड़े हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। फिर फोम फ्रॉम द माउथ, यानी झाग मुंह से आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस पे एक बड़ी जो एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि इसमें ना तो ब्रेडिकार्डिया होगा और ना ही टैकीकार्डिया होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त मेडिकल की एक बात बता दूं जो प्रूव्ड है ये बात, और वो बात ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि जी फर्स्ट एड हम क्या दें, तो
तो प्योर स्टील, तवज्जो दें आप, प्योर स्टील अगर आप उसकी बॉडी पे टच कर दें या उसकी नांग में सुंघा दें, लेकिन शर्त यह है कि वो प्योर स्टील होनी चाहिए, तो चंद मिनटों में वो होश में आ जाएगा। उसके लिए फिक्र की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे पहली मैनेजमेंट यह है कि जो उसकी ज़बान कट रही है दांतों के नीचे आगे, तो कोई आपने उसमें लकड़ी का पीस डाल देना है ताकि उसकी ज़बान जो है वो इंजर्ड ना हो, वो ज़बान जो है उसकी वो कट ना हो, तो वहाँ पे हम इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उसकी पल्स रेट आपने चेक करनी है, ना टैकीकार्डिया होगा, ना ब्रेडिकार्डिया होगा, ना कोई सीवियर पैल्पिटेशन होगी। अच्छा, कुछ देर के बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 या 20 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो होश में आ जाएगा। अब हमारे यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि जी हम उसको होश में कैसे लेके आए एपिलेप्सी, तो खुदा के वास्ते एकोनाइट नेपलस की जान छोड़ दें। एकोनाइट नेपलस फेल है, नहीं काम करती है, अल्लाह रसूल का वास्ता आप लोगों को एकोनाइट की जान छोड़ दें, वो नहीं उसको होश में लेकर आएगी। आपने वो सीजर की मेडिसिन देनी है जो कि ड्यू टू एपिलेप्सी है, क्योंकि जब तक मैंने आप उसको साइन सिम्टम से एपिलेप्सी कंफर्म करेंगे, दवा आपके जहन में फौरन आनी चाहिए। तो ओइनंथा क्रोकाटा एक दवा हमारे पास है, उसका मदर टिंचर उसकी नाक में सुंघा दें, नाक में डाल दें, मुंह में पिला दें, इंशाअल्लाह ताला अजीम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। दवा और भी है, नहीं अमाइल नाइट्रेट तो हार्ट अटैक में भी, हाँ ठीक, वो भी काम करेगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, अमाइल नाइट्रेट भी देते हैं, वो भी काम करेगी। देखिए एस्पिडोस्पर्म जो होता है वो हम ऑक्सीजन की कमी में इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम, ड्यू टू लंग्स कॉम्प्लिकेशंस, वहाँ एस्पिडोस्पर्मा भी होती है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की बात आती है, देखिए एपिलेप्सी के मरीज को डीऑक्सीडेशन नहीं है, फिट्स सीजर है, उसको वो गिर गया है, वो होश में आएगा, बिल्कुल सेट होगा, बिल्कुल वो हेल्दी होगा, माइंड काम कर रहा होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि मैं अचानक कैसे गिर गया। वो अपनी कहानी भी बताएगा, हाँ मैं वहाँ जा रहा था, ऐसा हुआ और मैं अचानक जो वो फेंट हो गया, नहीं गिर गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? देखिए शिज़ोफ्रेनिया को तो हम फर्स्ट एड में नहीं लेंगे ना डॉक्टर, शिज़ोफ्रेनिया जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर्स है, तो अब हम इसको फर्स्ट एड इमरजेंसी में नहीं लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेंटल डिसऑर्डर्स है, नर्वस सिस्टम से इसका ताल्लुक होता है, और आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सारा के सारा डिस्टर्ब हो जाता है ये। और इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है शिज़ोफ्रेनिया के अंदर, तो और फिर वो एग्रेसिव हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है। तो उसका इलाज सिर्फ ये है कि आपने उसको रिलैक्स मेडिसिन देनी है, यानी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देनी है। अब एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हमारे पास क्या है? ओपीएम है, कॉफिया है, कैलिफॉस नहीं है, कैलिफॉस नर्व्स पे काम करती है, ये जहन में रखना, हम लगा देते हैं और रिजल्ट हमारा आता नहीं है ये। ठीक है, चलें और कोई? हाँ, तो डायस्टोनिया तो ज़ाहिर है मसल्स की प्रॉब्लम है ना, सीपीके जब होता है तो डायस्टोनिया पहले ही होता है, मसल्स का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मेजॉरिटी डायस्टोनिया के बारे में नहीं सर होम्योपैथ शुजा होम्योपैथी पैथोलॉजी के बारे में जानता है, वो तो अतीक अंसारी से भी नफरत करता है, ये डिजीज़ की तबलीग कर रहा है, वो तो बात की छोड़ा ना, मेरे से खार खाते हैं लोग, यही है कि आ गया भाई होम्योपैथिक में डिजीज़ लेकर के। जी भाई फरमाइए। अच्छा जी, इनका क्वेश्चन ये है कि जी एस्थमा के अंदर जो है वो हम उसको मैनेज कैसे करें, ये सवाल है बेटा आपका, किस चीज़ को मैनेज करो उसमें ये बताएं, पॉइंट मुझे वजाहत करें ज़रा। सर हमारे नेबुलाइज कौन सा, होम्योपैथिक नेबुलाइज बताइए ना। नेबुलाइज किस में? एलोपैथिक में ना, तो जाम ने ना, अच्छी बात है ना, साथी हमारे। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल मैं सवाल करता हूँ। ठीक है, देखिए अब बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि जी एलोपैथी के अंदर तो नेबुलाइजेशन हो जाती है या वो और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि वो तो नेबुलाइजेशन तो करते ही हैं, तो एस्थमा के अंदर उनकी बहुत ही मशहूर और मारूफ दवा है वेंटोलिन, सल्ब्यूटामॉल उसका फार्मूला है, जो कि इनके यहाँ ब्रोंको डायलेटर है। सर हमारे यहाँ ब्रोंको डायलेटर क्यों नहीं है? और है तो क्या डॉक्टरों को पता नहीं है? और डॉक्टरों को पता है तो क्या वो देता नहीं है? क्या वजह, हमारी क्यों नहीं ब्रोंको डायलेटर है? भाई ठीक है, नाम इनका इजाद है ना, तो हमने दवा तो इजाद की हुई है, तो हम क्यों नहीं ब्रोंको डायलेटर देते हैं? तो एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इज टू बी गिवन स्पेसिफिक ब्रोंको डायलेटर फॉर डीऑक्सीडेशन,
नहीं, कहीं भी अगर आपकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको हम देंगे। पहले मिसाल के तौर पे क्या है, एस्पिडोस्पर्मा, जो कि ब्रोंको डायलेटर है हमारा, कार्बोवेज है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, डिजिटलिस हमारे पास मौजूद है, ब्लाटा ओरिएंटालिस हमारे पास मौजूद है, तो आप दें उसको, बिल्कुल क्यों नहीं होगा वो। बात यह कि डॉक्टर कितना कॉम्पिटेंट है, वो किस पोटेंसी, किस डोज में, किस क्वांटिटी में, किस रेपिटेशन से वो मेडिसिन, इसकी आपको लेजेंड को तलाश करना पड़ेगा। इतने सारे लेजेंड्स बैठे हुए हैं यहाँ पे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई किसी को? हाँ जी, बहुत प्यारा सवाल किया बच्ची ने कि अगर सडनली एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट में क्या हुआ है बेटा मुझे ये बताओ, फ्रैक्चर है? हाँ, अच्छा, अब अगर फ्रैक्चर है तो मैंने सबसे पहली लाइन में आपसे ये कहा था कि हमारे पास नॉन इंस्ट्रूमेंटल, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स मौजूद है फर्स्ट एड के लिए। तो वहाँ पे जाहिर है कि अगर वो फ्रैक्चर है तो क्रेप बैंडेज बांधनी पड़ेगी। क्या हमारे में इतनी अहलियत है कि हम उस फ्रैक्चर पे बैंडेज बांध दें? बैंडेज हम कहीं और जगह पे तो बांध सकते हैं, लेकिन जब एक ओरिजिनल डिजीज़ हमारे पास आ जाती है फ्रैक्चर की तो हम नहीं कर सकते। हाँ, अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि फ्रैक्चर के लिए जाहिर है कि आपने उसको प्लास्टर लगाना है या उसमें क्रीप बैंडेज बांधनी है, तो उसके दौरान या उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी मेडिकेशन हमारे पास मौजूद है। कि जैसे फ्रैक्चर के बाद जो है वो उनका पेन, फ्रैक्चर का पेन नहीं जा रहा, या उस फ्रैक्चर के अतराफ में कोई ओवर ग्रोथ हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास दवा मौजूद है। हम सिम्फाइटम दे सकते हैं, रूटा देते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट देते हैं हम। स्ट्रॉन्शियम कार्ब बहुत ज़बरदस्त दवा है, मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है ये, कि मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने केसेस ठीक किए हैं स्ट्रॉन्शियम कार्बोनिकम से, फ्रैक्चर और कॉम्प्लिकेशंस को। सिम्फाइटम फेल हो जाती है क्योंकि वो भी इम्यून हो गई है। आर्निका छोड़ दें, जब प्रोफेसर की बात होती है तो फिर आर्निका नहीं आती है, फिर वो उनकी मेडिसिन भी स्पेसिफाइड आ जाती है। ठीक है, एनी क्वेश्चन और कोई? अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि अब फालेज जो पैरालाइज्ड है, जो पैरालिसिस है, अब उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना कि पैरालिसिस की कॉजेज़ क्या है। गो कि अगर हाइपरटेंशन है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है तो फिर ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं कि जी आपने एज सून एज पॉसिबल उसके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है एट एनी कॉस्ट, और आपके पास टाइम नहीं है। अगर वो 6 घंटे कह रहे हैं तो आप 4 घंटे में करें ना, ट्राई तो करें ना। लेकिन जब हम उस पेशेंट को मैनेज करते हैं और कॉल करते हैं एम्बुलेंस को, तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। तो कॉल करने और एम्बुलेंस में बिठाने और हॉस्पिटल में ले जाने के लिए आपके पास 1 से 1.5 घंटे हैं। तो क्या कोई ऐसा है यहाँ पे डॉक्टर जो इतना फास्टेस्ट हो होम्योपैथ? मैं तो चैलेंज करता हूँ होम्योपैथ को कि आएँ, आके बात करें मुझसे, बैठें, सीखते हैं, सिखाने का अमल करते हैं। हम भी एम्बुलेंस बनाएं अपनी होम्योपैथिक एम्बुलेंस। कब बनाएंगे हम? अच्छा, अब जो आपने बात की तो हम उसके अंदर ब्लड प्रेशर को पहले मैनेज करेंगे, पल्स रेट देखेंगे और किस तरफ का उसका हेमीप्लेजिया है, पैराप्लेजिया, वॉट एवर जो भी राइट है, लेफ्ट है, जो भी है। तो ब्लड प्रेशर और पल्स रेट को आपने देना, आपने उसकी को देखना है कि उसकी पुतली है वो कितनी डायलेट हो रही है, नहीं हो रही है। तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देनी है अगर ये यकीन हो जाए कि इसको हार्ट की वजह से या कार्डियोवास्कुलर किसी भी डिजीज़ की वजह से इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कास्टिकम नहीं काम करती है, इम्यून हो गई है। जैसे हमारे यहाँ एलोपैथी की दवाएं रेसिस्ट कर रही हैं ना, इम्यून कर रही हैं। सर मैं इसको दावा कर दूं, मैं साबित कर दूंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन भी रेसिस्ट और इम्यून हो रही हैं। 226 साल पहले की दवा बनी हुई है, आज तक कैसे काम करेगी? क्यों नहीं हम बेहतरी लेकर आए इसके अंदर? हम क्यों नहीं मेडिसिन को और पढ़ते हैं? हम क्यों नहीं किसी प्रोफेसर के पास जाते हैं सीखने के लिए? सब कुछ एलोपैथिक का तो नहीं है ठेका। हम अपनी कंट्रीब्यूशंस क्या करते हैं होम्योपैथिक के हवाले से? बॉथरोप्स दे सकते हैं इसके अंदर, कार्बोनियम सल्फ हमारे पास बहुत अच्छी दवा है, जलसीमिया में, हाई पोटेंसी में। ये क्योंकि ये केस जो है वो इतना सीवियर है कि ये लो पोटेंसी में मामला नहीं चलेंगे। और यहाँ पे हाई पोटेंसी से के हवाले से एक बात और भी कहना चाहता हूँ अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन होम्योपैथ्स को कि सर आप लोग डरना छोड़ दें। 200, 1M, 10M, CM, 50M और 1 लाख। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, फिर हम हाई पोटेंसी क्यों देते हुए डरते हैं? दो मुतज़ाद बातें हो रही हैं होम्योपैथ के लिए। तो आम लोग तो जब ही तो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो भाई फिर हाई पोटेंसी क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों डरते हैं? तो कहते नहीं, वो हमारे उस्ताद ने मना किया था 1 हफ्ते से पहले, खबरदार मरीज मर जाए रिपीट ना करना।
मरीज कब्र में चला जाए, कब्र में जाके चंद कतरे उसके कब्र पे डाल देना 1 mg के, उड़ जाएगा। तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं कि आप बिल्कुल एक ब्रेव होम्योपैथ की तरह या एक ब्रेव डॉक्टर की तरह एक ब्रेव मेडिकल एक स्पेशलिस्ट की तरह आप हैंडल करें अपने केसेस को, जो भी आ रहा है। जिंदगी मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। एलोपैथ भी तो मारते हैं, उनसे तो कोई नहीं पूछता। हम लोग ये कहते हैं ना गलत इंजेक्शन लगा दिया, सर ये कॉन्सेप्शन ही गलत है। मैं फेवर कर रहा हूं एलोपैथ को, डॉक्टर साहब बैठे में, ऐसा कुछ नहीं है। बरजस्ता हम ये कहते हैं गलत इंजेक्शन लगाया बच्चे की मौत हो गई, तो हमारे यहां भी तो रिएक्शंस हैं। बेलेडोना दी, बुखार उतर गया, गुर्दे खराब हो गए, तो हम कहते हैं होम्योपैथी का एग्रेवेशन है। हम कान इधर नहीं पकड़ते, यहां से पकड़ना शुरू कर देते हैं अपनी के लिए। हालांकि हकीकत बिल्कुल है कि हमारे यहाँ भी साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं, एग्रेवेशंस मौजूद हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मौजूद हैं। जो सबसे आखिरी वाली जो मैंने बात की है, ये सबसे मुश्किल काम है कि किस कंडीशन के अंदर, किस अलामत के अंदर या किस बीमारी के अंदर हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन को ना दें। डॉक्टर साहब समझेंगे, फार्मासिस्ट यहाँ बैठी हुई है कि भाई कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपके तो कुछ भी नहीं है, अंधों में कान आ रहा जाए, इसको भी दे दो, कैमोवेला बच्चे को भी दे रहे हैं, बच्चे की माँ को भी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किताब में मौजूद है, ना तो हम पढ़ते हैं ना हमें पढ़ाया जाता है। आज इस महफिल से फ़ायदा उठाते हुए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सब लोगों से करना चाहता हूँ कि बड़े मौजूदीन बैठे हुए हैं, एक PhD फार्मासिस्ट बैठी हुई हैं, डॉक्टर साहब बहुत सीनियर एक हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं एलोपैथिक। अक्सर ये दोनों हजरात, यानी दोनों फैकल्टी के हजरात हम पे ब्लेम करते हैं, हम पे ताने मारते हैं, हम पे तनकीद करते हैं कि मियाँ आपकी फिजियोलॉजिकल एक्शन तो कोई है ही नहीं आपकी दवा का, ना ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। अंधों में काना राजा दे दिया तो ठीक है, नहीं फ़ायदा हो गया तो फ़ायदा, वरना ख़त्म। तो मैं आप सब लोगों की खिदमत में ये पेश करना चाहता हूँ कि कम से कम 10 किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं फिजियोलॉजिकल मैट्रिया मेडिका के नाम से। एक किताब का नाम आपको भी बता देता हूँ, शायद बहुत ही नादिर है, नायाब है कि फिजियोलॉजिकल मैट्रिया मेडिका उसका नाम है। अमेरिकन डॉक्टर हैं डॉक्टर विलियम H. बर्ट, और 1901 में उन्होंने इस पर रिसर्च की और तकरीबन 500 से ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन्स पर उन्होंने फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल रीज़न, एक्शन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स, क्वांटिटी ऑफ डोजेज, रेपिटेशन ऑफ मेडिसिन, वो सारी की सारी उसमें मौजूद है। हम नहीं पढ़ते, ना पढ़ाया जाता है। मैंने तो पढ़ी है, मैं आपको दावत देता हूँ, आप आइए, मैं आपको पढ़ाता हूँ। फीवर की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल दे दूँ। फार्मासिस्ट बैठी हुई है, ज़्यादा समझेंगे, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए, सारे होम्योपैथ यहाँ बैठे हुए। यार बेलेडोना हम देते हैं, फीवर रिड्यूस हो जाता है। सर क्यों फीवर रिड्यूस होता है? बेलेडोना एलोपैथिक में भी है, बेलेडोना हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ जो है उसका पर्पज़ ये है कि हम हाई ग्रेड के अंदर हम देते हैं, तो वो फीवर रिड्यूस क्यों हो जाता है? आप ये ना कहें कि सिम्टोमेटिक हम दे रहे हैं, नहीं, मैंने फिजियोलॉजिकल बात की है और फार्माकोलॉजिकल मैंने बात की है। कोई बता सकता है? लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा एनाटॉमी, क्योंकि थोड़ी हमारी एनाटॉमी इतनी वो नहीं है कि सर बॉडी का जो टेम्परेचर है, ह्यूमन टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड, ये बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जो पूरी बॉडी के इस टेम्परेचर 98.6 या 37 सेंटीग्रेड को मेंटेन, सस्टेन, कंटेन और कंट्रोल करता है? कोई आप में से बता सकता है मुझे? देखिए, हाँ, कौन? वेरी गुड। ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसको अगर मैं आपको समझाने के लिए ये कह दूं कि ये बॉडी का PMT है तो गलत नहीं होगा। तो किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी कॉज की वजह से जब हाइपोथैलेमस इन्फेक्टेड होता है या डिस्टर्ब होता है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो या तो गिर जाएगा या हाई की तरफ होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी जो बेलेडोना है, जिसका केमिकल नेम एट्रोपिनम है, वो ब्लड में मिक्स होकर ब्रेन में जाके हाइपोथैलेमस को मेंटेन, सस्टेन, कंटेन, कंट्रोल और डिसइंफेक्टेड कर देती है, जिससे वक्ती तौर पे फीवर आपका
कंट्रोल में आ जाता है। और सिर्फ ये बेलाडोना के लिए नहीं है, हमारे पास जितनी भी एंटीपायरेटिक, यानी एक मेडिकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि जो कि बुखार को ख़त्म करने वाली दवाएं, उनको हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। तो जितनी भी हमारे होम्योपैथी के अंदर बुखार को ख़त्म करने वाली दवाएं, वो सारी की सारी एंटीपायरेटिक जो है वो कहलाती हैं। पेन की बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई कहीं भी पेन हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, मैग्नीशिया फास्ट बड़ी मशहूर और मारूफ दवा है, जान नहीं छोड़ते हम उसकी, जब फेल होती तभी जान छोड़ते हैं उसकी। तो क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है कि पेट का दर्द मैग्नीशिया फास्ट जो है वो ख़त्म कर देती है, या कोलोसिन या व्हाटएवर कोई भी कोलिक मेडिसिन जो कि पेट के दर्द में दी जाती है, सर वो भी ब्लड में मिक्स करके आपके जो एब्डोमिनल की जो स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर जो आर्टरीज जा रही है उनको वो डायलेट कर देती है, जिसकी वजह से पेन जो है वो ख़त्म हो जाता है, मसल्स ढीले हो जाते हैं, आप सेहतियाब हो जाते हैं। जितने आप सवाल करेंगे सबके मैं फिजियोलॉजिकल एक्शन बता दूंगा कि कौन सी दवा कैसे काम कर रही है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, फार्माकोलॉजिकल हो, केमिकल हो। ठीक है, मैं कैंसर के पेन के हवाले से बात कर रहा हूँ। और किसी ने क्वेश्चन करना है कोई फर्स्ट एड और इमरजेंसी के हवाले से? हाँ, कोई सवाल ही नहीं कर रहा। अच्छा, कैंसर का आज जैसे कि वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है, तो जैसे भी बच्ची ने सवाल किया कि कैंसर, पेन्स ऑफ कैंसर, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, हमारे पास सिम्टोमेटिक मेडिसिन तो है कि पेन्स ऑफ कैंसर को कैसे हम करेंगे। तो आर्सेनिक एल्बम हमारे पास आती है जो कि हाई पोटेशियम में दी जाएगी, 1 m से ऊपर में दी जाएगी। एसिड फॉस बहुत ज़बरदस्त दवा है, फॉस्फोरिकम एसिडम जो कि बोरिक लिखते हैं, ये सर सिवियर अनबेरेबल ऑफ कैंसर की लाजवाब दवा है, एसिड फॉस या फॉस्फोरिक एसिड्स। देखिए, अब यहाँ पे एक मैं मेडिकल टर्म इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ जो कि होम्योपैथी के अंदर नाआशना है लोग, क्योंकि इस डॉक्टर ने कैंसर के हवाले से बात की है तो उसका बताना अब ज़रूरी समझता हूँ। ओनाइड्स एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं, डॉक्टर साहब आप तो समझेंगे फार्मेसी के अंदर। ओनाइड्स एक ऐसा ग्रुप है पेन किलर्स मेडिसिन्स का जिसके अंदर ओपियम, मॉर्फाइन, ये तमाम के तमाम ये वो ग्रुप है जो कि पेन को, सीवियर पेन को स्टेबल करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। तो हमारे यहाँ ओपियम भी दवा मौजूद है, मॉर्फिनम दवा भी मौजूद है हमारे यहाँ। देखिए, कार्सिनोसिन से कैंसर्स के पेन ठीक नहीं होंगे, और यही हमारा फेलियर है कि हम हर कैंसर को कार्सिनोसिन से ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो कैंसर इतना बढ़ जाता है कि फिर वो कब्रिस्तान के करीब ही पहुंच जाता है। ये तो उसको ना इस्तेमाल करें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? देखें, अब अगर कोई भी पेशेंट हमारा जो है कोलैप्स हो जाता है, फेंट हो जाता है, या कोमे में चला जाता है, या स्ट्रोक हो जाता है, एक ही बात है, यानी अचानक से बेहोश हो जाना। देखिए, सबसे पहले ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब भी बहुत मुश्किल है कि आपने उसको फिज़िकली सबसे पहले तो चेकअप करना है, फिर उसका टोटल एग्जामिनेशन करना है, यानी पल्स रेट, हार्ट बीट, कॉर्निया, आई बॉल आपने उसको चेक करनी है, उसके जिस्म का टेम्परेचर कितना है, कोल्ड तो नहीं हो रहा, उसकी नब्ज़ जो है वो डूबती तो नहीं जा रही है, कम से कम होती तो नहीं जा रही है, ये बड़ी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अब एक इसके अंदर एक और भी है कि एक डायबिटिक कोमा होता है कि जिससे बिल्कुल पेशेंट जो है वो अचानक गिर जाता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। वो इसलिए कम हो जाता है कि ब्रेन नीड्स शुगर यानी ग्लूकोज। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ब्रेन के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिससे ये कोमा चला जाता है। तो अब उस सूरत में हम ये कैसे पता चलाएंगे? अब दूसरे तरीके इलाज के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी कोमे में जा रहा है तो उसको फ़ौरन ड्रिप लगा देते हैं। वो इससे बालातर होते हैं कि उसको ग्लूकोज है या नहीं है। वो इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी है तो वो ग्लूकोज का लेवल पूरा हो जाएगा और ब्रेन को बहुत तेज़ी से ब्लड के ज़रिए ग्लूकोज मिल जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि डायबिटिक कोमा इतना डेंजरस होता है कि इसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल काम है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी।
अच्छा, अब हमारे यहाँ कौन सी ऐसी दवा है जो ग्लूकोज से बनाई गई है भाई, चीनी से बनाई गई है? इनके पास तो एलोपैथ के पास तो ड्रिप है, हमारे पास कौन सी दवा जो चीनी से लेके बनाई गई है? कोई है बताएगा मुझे पूरी महफिल में? वो पिलाएंगे ना उसको हम। जी बताइए। हाँ, तो सैक्रम ऑफिसिनालिस जो है वो गंडेरी से लेके बनाई जाती है, तो हम उसको अगर पिला दें 1 चम्मच 1.5 चम्मच पूरी 20 ml उसके मुंह में डाल दें, उसको इनहेल भी करा सकते हैं, तो बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। सैक्रम ऑफिसिनालिस मदर टिंचर, वहां पे एकोनाइट काम नहीं करेगी क्योंकि वो डायबिटिक कोमा है। तो आपको जो भी फेंट हो रहा है केस, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करना है, चेकअप करना है, साइन उसको लेने, क्योंकि सिम्टम्स तो कोई भी नहीं देगा क्योंकि वो बेहोश है, तो साइन लेने हैं, एग्जामिनेशन करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है, उसका टोटल एग्जामिनेशन करें आप। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन कोई हाजरीन में से? नहीं, मैं समझ नहीं रहा सवाल। वुंड से, जख्म की बात कर रहे हो? हाँ, बैठ जाएं। देखिए, अगर कहीं भी कट्स है या वुंड्स है तो सबसे पहले आप ये जज करें कि उसकी ब्लीडिंग किस टाइप की है। अगर आप ये समझते हैं कि उसकी ब्लीडिंग बहुत सीवियर टाइप की है और स्टिच की ज़रूरत है, तो आपने उसको फर्स्ट एड देना। फर्स्ट एड आप कैसे देंगे? एक तो सबसे पहले आपने उसको कॉटन बड से साफ़ करना है। कॉटन बड से साफ़ करने के बाद आपने बहुत प्रेस करके उसको बैंडेज बांधनी है। आपने जितने प्रेशर से आप बैंडेज बांधेंगे, या तो गॉज लगा दें, क्रैप बैंडेज बांध दें या सिंपल बैंडेज बांध दें, ताकि ब्लीडिंग ना हो उसके। क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट स्टॉप द ब्लीडिंग, हमने ब्लीडिंग को रोकना है। क्योंकि अगर उसकी बॉडी से ब्लड ज़ाया हो गया तो फिर ऐसा ना हो कि फिर उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नौबत आ गई, तो ऐसा ना कि वो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो अब हमारे पास क्या दवा है? एंटी हेमोस्टेटिक। एंटी हेमोस्टेटिक क्या दवा कहते हैं? कि वो दवाएं जो कि खून को जमाती हैं, खून को क्लॉट करती हैं, उनको एंटी हेमोस्टेटिक कहते हैं। एलोपैथिक में ट्रांसमीन बहुत मशहूर और मारूफ दवा है इनकी। तो हमारे यहाँ क्या है, हम क्या करेंगे? अच्छा, डॉक्टर साहब ने बताया मेलिफोलियम देंगे और हेमामिलिस देंगे। इनकी बात को इंडोर्स करता हूँ, माशाल्लाह प्रोफेसर हैं और भी हैं। तो अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है, अगर हम ये सवाल मैं अगर आप लोगों से कर दूं कि सर जो ब्लीडिंग उसकी ज़ाया हो रही है, हाउ टू मैनेज? यानी हमने 2 काम करने हैं, तो फर्स्ट स्टॉप द ब्लीडिंग एंड रिकवर द हेमोग्लोबिन। वो कैसे करेंगे आप? ब्लड तो रोक दिया आपने, हेमोग्लोबिन इसकी हो गई ना, खून ज़ाया हो गया, 1 लीटर बह गया, हाउ टू रिकवर? नहीं, वेनेडियम नहीं, वेनेडियम तो ऑक्सीजन है हमारी। अब आप क्या करेंगे? वो कौन सी ऐसी दवा देंगे जो कि क्लॉटिंग फैक्टर कर दे? अच्छा, क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में भी बताता चलूं कि जब तक कि आपका फाइब्रिनोजेन जो है वो मोटिवेट नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब कौन सी ऐसी दवा जो फाइब्रोजेन पे काम करती है होम्योपैथी की, वो बता दीजिए आप मुझे। नहीं, फास्फोरस नहीं है, फाइब्रोजेन पे काम नहीं करती है, डीजनरेट कर देगी वहाँ से वो। देखिए, फास्फोरस जो है वो वुंड पे नहीं करती है। अगर कोई ऐसी ब्लीडिंग जिसपे कि नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, वो क्लॉटिंग नहीं करेगी, ठीक है, जैसे हेमोफीलिया के अंदर फेल हो जाती है, ठीक है, नहीं वो भी फेल हो रही है, नहीं काम कर रही है। ब्लड कैसे लेंगे आप? ब्लड कैसे रिकवर करेंगे आप उसका? चले, आपने स्टॉप तो कर दिया, जो उसकी ब्लड उसका ज़ाया हुआ, हाउ टू रिकवर? भाई एलोपैथ तो ये करते हैं कि जी स्टॉप भी कर दिया, ट्रांसफ्यूजन कर दिया उन्होंने, पेशेंट स्टेबल हो गया। हमने 2 in 1 करना है कि इंक्रीज द हेमोग्लोबिन एंड एज वेल एज स्टॉप द ब्लीडिंग। वेरी गुड, फेरमफॉस देंगे। फेरमफॉस हमारे यहाँ वो दवा है जो कि आप हाई पोटेंसी के अंदर दे सकते हैं उसको। वो हेमोग्लोबिन इंक्रीज भी कर देगा और फाइब्रिनोजेन को मोटिवेट कर देगा, जिससे कि ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कोई जी, इलेक्ट्रिकल शॉक्स लग जाए, हाँ ठीक है, बैठ। देखिए, इलेक्ट्रिकल शॉक अगर लग जाता है तो सबसे पहले जो उसका ट्रीटमेंट है फर्स्ट एड, कि आपने उसको दूध पिला देना है, पानी नहीं पिलाना। हम हर बीमारी में पानी पिलाते हैं, हार्ट अटैक हो पानी, शॉक पानी, हर चीज़ में। तो अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक्स है, करंट है, तो आपने उसको दूध पिलाना। उसकी वजह ये होती है कि जब करंट लगता है तो ब्लड के अंदर जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो टोटली डैमेज हो जाते हैं और उस मुतासरा हिस्से के अंदर या ब्लैक आनी शुरू हो जाती है। तो दूध इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। 2 दवाएं हमारे होम्योपैथिक में हैं, बेरियम सल्फ्यूरिकम और दूसरी फास्फोरस, ठीक है। देखें, वो उस केस के लिए फेरमफॉस नहीं है, क्योंकि आपने एक डिजीज क्लासिफाइड कर दिया, बोन मैरो, यानी एप्लास्टिक एनीमिया की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, बोन मैरो क्या मतलब? एप्लास्टिक एनीमिया की बात कर रहे हैं ना? बोन मैरो डिजीज क्या है? हाँ, वो
नहीं देखें, ब्लड कैंसर आप अलग बात कर रहे हैं, अब बोन मैरो आप अलग बात कर रहे हैं। तो सर देखें वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया ना, फिर वो तो फिर आप ये कहिए ना, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की अब सबसे पहले हमारे पास क्या मेडिकेशन है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरिका पपाया एक दवा है हमारी होम्योपैथी के अंदर। और इसमें एक बड़ी स्पेसिफिक बात आपसे करना चाह रहा हूँ, जो सिर्फ बॉटनिस्ट को पता है, सिर्फ बॉटनिस्ट को पता है कि जो फीमेल पपाया होता है, यानी पपाया ट्री होता है, उसके अंदर से ये चीज़ पेपेनिन नहीं निकलती है। पेपेन जो है वो प्लेटिलेट्स को बढ़ाती है। तो जो फीमेल पपाया ट्री है उसके लीव्स के अंदर पेपेन नहीं होता। जो नर है, यानी जो मेल है, मेल पपाया ट्री है, उसके लीव्स के अंदर पेपेन होता है, और वो जो होता है वो बहुत सीवियरली जो है तेजी से प्लेटिलेट्स को इंक्रीज कर देता इन द ब्लड। तो दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ पे प्लेटिलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कमी है, तो वहाँ पे चाहे वो डेंगू हो, एप्लास्टिक एनीमिया हो, बोन मैरो हो, थैलेसीमिया हो, या वॉट एवर कोई भी डिजीज़ हो, तो कैरिका पपाया को बेधड़क सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल इस्तेमाल कराया जा सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, हाई ग्रेड फीवर का, वेरी गुड। अच्छा, ये बहुत एक बवाल बना हुआ हमारे लिए, और माएँ तो बेनतहा परेशान है कि क्या होगा। हाई ग्रेड फीवर जो है, होम्योपैथिक सुन के वैसी दवाएं हमारी ख़त्म हो जाती हैं कि भैया इसको कैलपोल दो, पैनाडोल दो, साथ में ये भी दो और पैनाडोल ज़रूर रखना। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके लिए बता दूँ आपको कि देखिए, सबसे पहले किसी भी टाइप का फीवर हो, मैं कॉज में नहीं जा रहा। कॉज वो हम 2-3 दिन के बाद जब हम कल्चर करवाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो पता चलता है कि टाइफाइड है या वॉट एवर क्या, मैं उसमें नहीं जा रहा। एक दवा आप जहन में लिख लो इसको, बल्कि ठीक है ना, फेल्पेंडुला लिखो एक दवा, FILPENDULA। ये फेल्पेंडुला जो है ना 200 की रखो ये, और हर 5 मिनट के बाद जो है ना 1 कतरे से लेके और 10 कतरे के दरमियान दो आप इसको। ये हमारा पैरासिटामोल है, ये हमारी एस्प्रीन है, ये हमारी ब्रूफिन है। ठीक है, बशर्ते के मिल जाए ये, क्योंकि बहुत रेयर है, तो आप इसको दें, रखें। बिल्कुल देखें, अगर बच्चों ने कोई भी आपके केमिकल पी लिया है, कोई भी केमिकल पी लिया, चाहे वो डेटॉल हो, केरोसिन हो, पेट्रोल हो, या कोई भी ऐसा केमिकल हो जो कि लाइफ थ्रेटिंग है, तो सिवाय सबसे फर्स्ट ऑफ लाइन है वो उसकी सकिंग होगी। ट्यूब डाल के थ्रोट के ज़रिए आप उसके स्टमक को वॉश आउट करेंगे। हमारे पास मेडिकेशन नहीं है इसकी, क्योंकि वो डेथ है और लाइफ थ्रेटिंग है, क्योंकि लंग्स के अंदर वो चला जाता है, फिर उसको डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग होती है और उसकी फिर डेथ हो जाती है, फिर लंग्स पैरालाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एड नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते। देखिए, हर तरीके इलाज में कहीं ना कहीं खामियाँ हैं और कहीं ना कहीं खूबियाँ हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी तरीके इलाज हैं, ना कंप्लीट थे, ना हैं और ना होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मौलजीन को, चाहे वो होम्योपैथ हों, एलोपैथ हों, हकीम हो, फिजियोथेरेपिस्ट हों, एक्वापंचर हो, हिजामा वाले हों, उनको ये सिलेक्शन करनी है कि ये जो केस मेरे पास आया है, ये वाकई मैं इसको ठीक कर सकता हूँ या दूसरे तरीके इलाज के लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें ईमानदारी ज़रूर दिखानी चाहिए। और किसी ने क्वेश्चन तो नहीं करा, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ अपने। हाँ, अच्छा, अब मैं सबसे आखिरी में ये कहूँगा कि यहाँ जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स बैठे हैं, चाहे वो जूनियर हों, सीनियर हों, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हों, मेरी क्लिनिक के दरवाज़े उनके लिए पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं। ट्रेनिंग के हवाले से आप मेरे पास आएँ, सीखने और सिखाने का अमल हम सब मिलके करते हैं। इससे हम सबको फ़ायदा होगा, होम्योपैथी को फ़ायदा होगा, मरीज़ों को फ़ायदा होगा, इस मुल्क को फ़ायदा होगा, और आने वाले दिनों में मेरी जगह पे आप लोग होंगे। तो आप ये चाहते हैं कि मेरी जगह पे हैं, तो उसके लिए आपको शदीद मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि डॉक्टर आबिद ने कहा, तो ये सिलसिला करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बर्दाश्त किया इस नाचीज़ को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।